प्रकृति में व्यापार विधि से कार्यक्रम नहीं चलता। व्यापार का मतलब है लाभ कम देकर ज़्यादा लेना। कम देकर ज़्यादा लेने का यहाँ कोई नियम नहीं है। पौधा अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से लेता है। धन्यवाद सर, समक को इतना विस्तार में बताने के लिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक और प्रश्न है। ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसके बारे में एक जो पूरे समाज की जो धारणा है वो ये है कि ये उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकती है जितनी की हमें आवश्यकता है। जितने हमारे पास जो पूरा पॉपुलेशन है और जितना पूरी हमारी जनगणना है, उसको खाना खिलाने के लिए जैविक खेती जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो इस जो आपने समक में, इसमें आप हमें और प्रकाश डालिए कि समक इसको कैसे पूरी तरह से सॉल्व करता है। देखिए, एक बहुत सुंदर बात है। सबसे पहले हम यदि जैविक खेती के हैं या प्राकृतिक खेती के हैं, उनकी समीक्षा करें तो उनमें नाना प्रकार के तरीकों को प्रयोग करते हुए ये कोशिश की गई कि ज़मीन का कार्बन, ज़मीन की माइक्रोबायोलॉजी और उत्पादन व्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें कुछ किसानों को सफलता मिली, कुछों को नहीं मिली, कहीं ना कहीं अधूरापन रहा। और बड़ी बात समस्या ये थी कि उसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हुआ। अच्छा, तो एक तो ये बड़ा एक चूक हो गई कि कोई कार्यक्रम हमने शुरू किया, उसमें वैज्ञानिक को समन्वयता के साथ नहीं लिया गया। अच्छा, जबकि हम विज्ञान के साथ चले रहे हैं। तो यदि विज्ञान के आधार पर इन चीज़ों को जांच परख हो जाती है तो ये सवाल नहीं उठते हैं, वैलिडेशन आ जाता है। वैलिडेशन आ जाता है। दूसरी बात होगी कि अब हमने समझने पर जोर नहीं दिया। हम आर्टिफिशियल सिस्टम के द्वारा या आर्टिफिशियल इनपुट के द्वारा, जैसे बाजार से कोई चीज़ खरीद के लाए, ज़मीन में डाल दिया। तो हमको रासायनिक खाद लाकर डालने का अभ्यास है, जुताई करने का अभ्यास है, पानी देने का अभ्यास है। तो इनपुट का मतलब है बाहर से कुछ करना है, बाहर से कुछ देना है। लेकिन जब प्रकृति के नियम को देखते हैं तो बाहर से कुछ देना ही नहीं है, उसकी ज़रूरत, बाहर से कुछ करना ही नहीं है, बाहर से समझना है। तो अब मनुष्य का अध्ययन करिए। मनुष्य में मन, तन और धन। समझना मन का क्रिया, तन का मतलब श्रम, धन का मतलब गति। तो धन का रोल ही कम है, धन से ज्यादा श्रम का रोल है और श्रम से ज्यादा समझ की भूमिका है। तो जब ये भूमिका तय नहीं हुई तो नाना प्रकार के सवाल उठेंगे। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समक पद्धति नहीं, संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था में, चाहे जैविक कहो या प्राकृतिक कहो, यदि उसके सिद्धांतों को हम नहीं समझेंगे तो वो पूरा काम नहीं। और हम करने की जल्दबाजी करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लागत आधारित खेती की बात कर रहे हैं, इसलिए किसान जोखिम में जाते हैं। हम किसान को ये समझा दें कि ज़मीन की उर्वरता कैसे डेवलप होगी, ज़मीन में माइक्रोबायोलॉजी कैसे डेवलप होगी। बाहर से लाकर कुछ चीज़ डालना ही नहीं है, ज़मीन की चीज़ें ज़मीन में पैदा होती हैं। एक बात। दूसरी बात ये भी बता दें कि प्रकृति का नियम मोनोक्रॉपिंग नहीं है, एक फसल लगाना प्रकृति का नियम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति का नियम ही विविधता है। तो समक मॉडल में 4 नियमों को बहुत बारीकी से बताया गया है। अच्छा, कि उसमें सबसे पहला नियम है कि हम प्रकृति में समृद्धि के सिद्धांत को समझें। ठीक है, पहला नियम है। ठीक है। समृद्धि का मतलब यहाँ पर जब पौधा उगता है तो वो जमीन की उर्वरता को खींचता नहीं है, जमीन की उर्वरता को समृद्ध करता है। हमने विज्ञान विधि से ये देखा, जब इनपुट लगाते हैं तो वो कुछ खींचता हुआ दिखता है। जब हमने कुछ डाला और वो लेगा नहीं है भी। यदि मैंने इस पौधे को बाहर से खुराक डाल दी तो ये लेगा, अपनी बनाना बंद कर देगा। आप देखिए, शरीर में ग्लूकोज चढ़ाइए तो पेट में ग्लूकोज बनने की क्रिया बंद हो जाएगी। ये तो सीधा सा कार्यक्रम है। ग्लूकोज कब चढ़ाया जाता है? जब शरीर ग्लूकोज बनाने में असमर्थ होता है। तो क्या करते हैं हम? उसको राहत देते हैं, वो ग्लूकोज बनाने लगता है। तो काम बिल्कुल जमीन का ऐसा ही है। जमीन अपनी उर्वरता में बैक्टीरिया को भी खुद बनाती है, कार्बन को भी खुद समृद्ध करती है, लेकिन उसका नियम है विविधता। तो पूरकता किसके साथ जुड़ी? विविधता के साथ। समृद्धि किसके साथ जुड़ी? विविधता के साथ। अब विविधता के साथ जुड़ती है तो उसको देखते हैं तो वो उत्पादन का घनत्व आ जाता है। अब ये पौधा देख रहे हैं, ये 50-60 फुट तक भी जाएगा। एक घास है वो 1 फुट तक जाएगी। तो हर पौधे का एक आचरण है, उस आचरण में ही उत्पादन है, उसकी एक अवधि है। उन सबको समझना उत्पादन क्रिया है।
ये विज्ञान है, ये जो शास्त्रित्व में समक मॉडल है उसमें यही चारों हैं। तो क्या क्या है? समृद्धि का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, घनत्व का सिद्धांत और नैसर्गिकता माने इकोलॉजी का सिद्धांत। जब इकोलॉजी का मतलब है वर्षामान, तापमान, ऋतुमान, तो मोटे तौर पर क्या देखते हैं हम? मौसम बदलता है, फसल निकालते हैं, फसलों को लगाते हैं जी। यदि हम इन चीज़ों को देखते हैं तो कीड़े बीमारियों का प्रकोप संतुलित, अच्छा, खरपतवारों का नियंत्रण संतुलित, जमीन को खाद देने की आवश्यकता नहीं, जमीन के अंदर माइक्रोब्स अपने आप डेवलप होते हैं जी। और मनुष्य में इतनी समझदारी है, यदि मिट्टी में कोई कमजोरी है तो उसको पहचान लेता है, पानी की कमी है तो पहचान लेता है, बैक्टीरिया की कमी है तो वो पहचान लेगा, किस यंत्र को कब चलाना है वो समझ लेगा। इन सारी चीज़ों को हमने फिर समक पद्धति में 3 क्रियाओं के आधार पर समझाने की कोशिश की। पहला है समझना समझाना, अर्थात प्रकृति के सिद्धांत क्या है, ठीक है। दूसरा है सीखना सिखाना, अर्थात हम खेत को नाप तोल करते हुए स्पेस मैनेजमेंट, डिस्टेंस मैनेजमेंट, मशीनों का मैनेजमेंट, अंतर क्रियाओं का मैनेजमेंट, उसका इरिगेशन का मैनेजमेंट, उसके प्लोइंग का मैनेजमेंट और अंत में प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, वो क्या होगा उसको खेत में जाने से पहले तय करते हैं। अर्थात जैसे मकान बनाने से एक नक्शा बनता है जी, तो पहले नक्शा बनता है, फिर कितना मटेरियल कितना चाहिएगा, उन सब चीज़ों की जांच, इसको बोलते हैं हम स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट है जी। जब कोई किसान अपनी डायरी में इस तरीके का चित्र बनाएगा तो उसको अपने खेत में सब कुछ कब किस फसल को लगाना है वो आ जाएगा। फिर वो फसल लगाने का मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू होता है, खेत में जाते हैं, फिर खेत को भी 3 खंड में बांट लेते हैं। पहला, उसकी बफर क्रॉप क्या है, मेड़बंदी पर क्या होगा, ठीक है, ताकि मेड़बंदी पर मुझे लाखों की आमदनी मिल जाए जी। जगह कम, उत्पादन ज़्यादा, आमदनी ज़्यादा है। फिर खेत में देखते हैं कि लंबे अवधि की फसल कौन सी लगानी है। तो समक पद्धति में अब हम ये नहीं देख सकते कि बागवानी अलग होगी, फॉरेस्ट्री अलग होगी, सब्जियां अलग होंगी, दाल अलग होगी और मसाले अलग होंगे, सब साथ में। खेत एक फसल अनेक, वो सारा कार्यक्रम वही होगा। उसी के लिए विज्ञान की जरूरत है। यहाँ विज्ञान की उपयोगिता है कि लॉ ऑफ डिस्टेंस, स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सीड मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैकेनाइजेशन। अब हम आधुनिकता के साथ बढ़ेंगे ना जी। हम पुरातन अपने इतिहास की चर्चा जरूर करेंगे कि हमारी ऋषि परंपरा में, हमारे पूर्वजों की परंपरा में एक खेत में अनेक फसल लगती थी, लेकिन उनका साइंटिफिक सिस्टम नहीं था उस समय, वो परिवार की जरूरत थी। आज हम उसको साइंटिफिक सिस्टम देंगे। हमारे पास यंत्र हैं। समक पद्धति में किसी बात को काटकर कोई नई बात नहीं रखी जा रही है। एंड इसमें सर साइंटिफिक वैलिडेशन कैसे लेके आ रहे हैं? साइंटिफिक वैलिडेशन ऐसा है कि जब हम एक खेत का प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं तो प्रोडक्शन प्लान बनाते समय दूरी का नियम, दूरी के नियम के साथ में क्या होता है, लॉ ऑफ डिस्टेंस में हमको क्या दिखता है, एक पौधे का पेरिफेरियल स्पेस कितना है, ओके, ताकि ये मोनोक्रॉपिंग में ना आ जाए। यदि हमने पौधा आज छोटा था लगाया और 40 साल के बाद में, 20 साल के बाद में ये मोनोक्रॉपिंग में आ गया तो हमारा नेचर का प्रिंसिपल डिसऑर्डर हो गया, डाइवर्सिफिकेशन ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ, तो बीमार हो जाएंगे पौधे। इसलिए पहले ही देखना है। तो लॉ ऑफ डिस्टेंस जो है वो स्पेस मैनेजमेंट को दर्शाता है। स्पेस मैनेजमेंट कितने पौधे लगाए जाएंगे, कितना सीड रेट होगा, ये दर्शाता है। और सीड रेट प्रोडक्शन मैनेजमेंट को दर्शाता है। इसलिए ये इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब केवल यंत्र चलाना नहीं था, ये केवल इनपुट देना नहीं था, ये पूरा एक पैकेज है कि हम विश्लेषण पूर्वक ये देख लें कि खेत की कब करनी है, खेत की नाप तोल कैसे होगी, खेत में अनेक फसल कैसे लगाई जाएंगी, कौन सी फसल आपस में पूरकता के समय में होंगी, इकोलॉजी का सिस्टम इसमें कैसे काम करेगा, यंत्र कैसे काम करेगा, फसल कैसे निकालनी होंगी, उसको कहाँ बेचना है, उसका रेट कितना मिलेगा, उसका उत्पादन कितना, मुनाफा कितना होगा, ये सारी चीज़ों को जांचना, ये विज्ञान है। एंड समक में आप ट्रेनिंग भी करते हैं सर? हाँ, समक का कार्यक्रम क्या है कि हम 5 दिन की ट्रेनिंग अब हमने शुरू कर रहे हैं। 1 नवंबर के बाद में इसका पूरा तरीके से एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और विधिवत 5 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। 5 दिन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एलाइड एक्टिविटीज, और इसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करेगा। और कहीं देश विदेश से जहाँ से भी कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है और वो उसका आवासीय व्यवस्था है। ओके, रहने सहने का कोई वाजिब खर्च होगा वो आपस में तय कर लेते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये सारा कोई व्यापार नहीं है जी। तो परिवार भाव से लोगों के साथ में जीने का एक तरीका है। मूल बात यही थी
कि इस समय जितनी भी प्रतिक्रियाएं जो विरोध उठ रहे हैं उनको उनका उत्तर हमको देना है। कई बार तो लोग इतना भी उदाहरण दे देते हैं कि बड़ी हंसी आती है कि देश की व्यवस्था जो है ना कहीं वो श्रीलंका जैसा ना हो जाए। मुझे बड़ी हंसी होती है। आप इसका मतलब इस देश के मनुष्यों पर लोगों को यकीन नहीं है। इस देश का वैज्ञानिक, इस देश के मनीषी ये एक भी ये इस बात को मानने को वो शर्त नहीं करेंगे कि हम कहीं देश के साथ कुछ जोखिम का काम करेंगे। मैंने वैज्ञानिक की निष्ठा को देखा है, मनुष्यों की निष्ठा को देखा है, देश के नीतिकारों की निष्ठा को देखा है। हमको हमेशा हर व्यक्ति में ये लगा हमको देश के लिए बेहतर से बेहतर करना है। इसलिए ये देश जो है श्रीलंका नहीं है, ये बहुत संस्कृति, संस्कार और विज्ञान के साथ चलने वाला देश है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। प्रतिक्रिया में अपना मुंह खोलकर कुछ भी बोल देना ये बड़प्पन नहीं है। हमको देश के बारे में सोचना है और देश रसायन मुक्त खेती के अभियान में हमें सफल होगा। समय लग सकता है, ये छोटी छोटी बातें बीच में उभरती हैं, लेकिन समय लगेगा, पूरा होगा। और सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि जिसको समग्र पद्धति बोलते हैं, इसमें इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि ये धरती किसी एक व्यक्ति की विद्वता से, एक व्यक्ति के ज्ञान से या किसी व्यक्तिवादी विधि से नहीं चलती। ये पूरी समन्वयता के साथ ही आगे चलेगी। ये समन्वयता का कार्यक्रम है और इसलिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सुंदर कार्यक्रम शुरू किया है। सहकारिता का पुनर्जागरण हो रहा है। अभी लोगों की पकड़ में कितनी बात आ रही है, लेकिन मुझे तो इसमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिखाई दिया। जैसे बताइए सर। क्या है कि अभी देश में सहकारिता मंत्रालय को अलग एक रूप प्रदान किया गया और उसमें ये पूरी समीक्षा चल रही है कि सहकारिता किन किन मुद्दों पर पहले खंडित हुई है। क्योंकि भारत की जो पुरानी संस्कृति को हम देखते हैं तो गांव की पूरी व्यवस्था सहकारिता पर थी। करेक्ट। सब मिलकर काम करना, मिलकर जीना जी। लेकिन उसमें कुछ मुद्दे थे जिनको जांचा जा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे गांव का जो कारीगर था उसको दो घटना उसके साथ घटी। एक तो श्रम करने वाले को छोटा आदमी बताया गया और एक कमीन शब्द का इस्तेमाल हुआ। वो पूरे देश में हुआ, अलग अलग भाषाओं में हो सकता है। कमीन का मतलब जो काम करके खाता है वो कमीन है और जो दूसरे की कमाई खाता है वो अक्लमंद है। ये जो समाज में एक मान्यता बनी थी कि बड़ा लोग कौन है, जो करेगा नहीं वो बड़ा है, जो काम करता है वो छोटा है, इससे देश को बड़ा नुकसान हुआ। इससे सहकारिता में बिखराव आया। दूसरा काम ये था कि हमने काम करने वाले को सम्मान भी नहीं किया। मतलब मैं किसान हूँ और मेरे हल को बनाने वाला जो लोहार है वो उसका यदि वो हल नहीं बनाएगा तो मैं समय पर काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है, मेरे उत्पादन में उसकी भागीदारी है। करेक्ट। लेकिन जब वो अपने परिवार के निर्वाह के लिए मेरे से उसके बदले का पारितोषिक लेने के लिए आया तो मुझे वो भार लगने लगा और मैंने उसको उतना नहीं दिया जितनी उसकी आवश्यकता है, जितना उसका हक था, और बल्कि सम्मान भी नहीं दिया। तो हमने ना तो कार्य के बदले में ना तो सम्मान ही ठीक दिया और ना सम्मान ही ठीक दिया। तो व्यवस्था बिखर गई। और जब बाजार ने अवसर दिए कि बाजार में आकर आप दुकान खोल सकते हो, तो आप देखोगे कि मैंने एक व्यक्ति से पूछा था, तुम गांव की दुकान छोड़कर शहर में रोज आते हो, इतना सफ़र तय करते हो, खर्च भी करते हो, दुकान भी किराए की है। तो उसने पता है क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कि गांव में मुझे वो ना सम्मान मिला था और ना वो पैसा मिला था, लेकिन आज मैं शहर में काम करता हूँ, नगद पैसा लेता हूँ और जो भी कोई गांव में मेरा नाम लेकर बोलता था आज वो मुझको मिस्त्री साहब कह के बोलता है। अच्छा, ये बात सुनने में बात बहुत छोटी है। करेक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के अंदर जो भूख है सम्मान की, विश्वास की, प्यार की, उस भूख की भरपाई यदि हम समाज नहीं करता है और समाज कहीं छोटे बड़े के रूप में चलेगा तो वो नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये उभर कर आया कि सहकारिता मंत्रालय के जरिए भारत में अब खेती को एक मॉडल में लाने की बात हो रही है। वो मॉडल है कृषक उत्पादक संगठन। अच्छा। अर्थात फार्मर्स को एफपीओ एक समूह में लाया जाए। ठीक है। और उस समूह में लाने का कारण ये था कि उत्पादन की लागत से लेकर उत्पादन का प्रबंधन, उसका प्रमाणीकरण, उसका प्रसंस्करण, उसकी बिक्री व्यवस्था कहीं ना कहीं एक सामूहिक प्रयास के साथ पूरी हो। करेक्ट। बाजार में यदि बड़े प्लेयर भी आएंगे तो यदि एक एफपीओ में 100, 200, 500 लोग होंगे तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। यस यस यस। और उनकी बात करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी ताकत बढ़ जाती है जी। तो इस आधार से भारत सरकार के द्वारा एक नई सोच के साथ एक कार्यक्रम शुरू हुआ कि अब कृषि को
व्यापार के जरिए नहीं बल्कि व्यवसाय की प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ाया जाए और सहकारिता को मूल में लाया जाए। करेक्ट। और इस समय तो मैं बताऊंगा कि आप देखोगे तो जैसे दूध के उत्पादन में हमने एक बड़ी क्रांति की थी जी। और उसमें हमारे पूर्वजों का अमूल ब्रांड को हम आज भी जी। एक कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बोलते हैं, कोऑपरेटिव वो कोऑपरेटिव है। जी। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि वो कोऑपरेटिव भी कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट का डिज़ाइन लेती जा रही है। हाँ हाँ उसमें भी हमको सोचना पड़ेगा जी कि हमको कोऑपरेटिव फिर एक परफेक्ट डिजाइन में ले जाए कि कहाँ से चले थे और कहाँ चले जाएं, हाँ। हम उधर ना जाएं। हाँ। यदि कोई भी सहकारिता व्यापार की ओर जाती है तो सफल नहीं होगी। सहकारिता व्यवसाय है, अर्थात इसमें उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक के बीच में कहीं भी गैप ना आए, असंतुलन ना आए, वो हमको सावधानी बरतनी है। और कृषक उत्पादक संगठन इसके लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है, विकल्प है। मेरे को उस सहकारिता में जो कोऑपरेटिव जो नेचर है उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो समक है और जिसमें आपने जैसे आसपास मैंने आपके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखा हूँ जहाँ पे आप कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉप्स को एक साथ में करना चाहिए। तो किसी भी एक छोटे किसान के लिए ये मुश्किल हो सकता है कि अगर अलग अलग वो फार्मिंग अलग अलग चीज़ ही कर रहा है तो उसका उत्पादन कम है, बट अगर वो सहकारी एक साथ मिलके और एक ग्रुप में अगर इस समूह में इसको करते हैं। हाँ, इन दोनों को देखिए एक छोटा सा अलग करना पड़ेगा जी। अच्छा बताइए। जैसे प्रकृति के सिद्धांत से मैंने अपने खेत में 10 फसल पैदा की, जैसे हम अब अक्टूबर में बैठे जी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन में गाजर लगाएंगे, ठीक है। जिस लाइन में गाजर लगाएंगे उसमें 90-100 दिन के बाद में गाजर निकल जाएगा जी। तो उसी में प्याज लगा देंगे। अच्छा, जुताई नहीं करेंगे। अच्छा। प्याज लगा देंगे। उसी क्रम में आगे चल के जब प्याज निकल जाएगा अप्रैल में तो हल्दी लगा देंगे। अच्छा। जुताई नहीं करेंगे। अच्छा। बस पौधा लगाना है, नलाई करेंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी में जब प्याज का पत्ता मर जाएगा, जैसे अभी आपने देखा होगा प्याज, ये प्याज नहीं, ये हल्दी खड़ी है जी, हल्दी का पत्ता मर जाएगा जी, तो इसका तेल निकलवा लो। अच्छा, पत्ते का तेल निकलवाओ। हाँ। खेत साफ हो गया, अलसी बखेर दो, जुताई नहीं करनी है। तो बिना जुताई के 4 फसल हमने एक जगह से ले ली। ये खेती है समझने की। समक पद्धति में क्या है, खेत एक फसल अनेक, हमको खेत को खाली छोड़ना ही नहीं है। उसमें अलग से इसको आच्छादन करेंगे, इसमें ये करेंगे, उसमें ये तमाशा करना ही नहीं है कुछ। हमको विविधता में फसलों को लगाना है और उत्पादन लेना है। और आप ये भी कहते हैं कि जैसे आपने पहले भी बताया कि जब हम फसल ज़्यादा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ज़मीन से कुछ छीन ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं, बल्कि ज़मीन को ज़्यादा दे रहे हैं। ये बल्कि ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ। ये उसका नेचुरल तरीका है। इसका तरीका ये है कि फसलों का पोषण फसलों के द्वारा, फसलों का सिंचन फसलों के द्वारा। बहुत सारी फसलें जो पानी ज़्यादा लेती हैं प्रयोग कम करती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो पानी कम ले पाती हैं प्रयोग ज़्यादा करती हैं। तो वो सब ज़मीन की संरचना में लेन देन होता है, और जब पानी का लेन देन होता है तो उसके अंदर पोषण भी रहता ही है। अच्छा, बैक्टीरिया भी वही काम करता है। तो हमको अलग से इनपुट की जरूरत नहीं थी। एक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल और उनकी जड़ों का जो विज्ञान है वो पूरा समझने की बात थी। अब फिर वही सहकारिता पर आते हैं। तो सहकारिता में एक बड़ा प्रॉफिट ये हुआ कि यदि 300-400 किसान हैं और वो मिलकर काम करेंगे, हम उस दिशा में अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम अभी सफल हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन सहकारिता के मूल भाव के साथ में जुड़कर हम आगे बढ़ेंगे ताकि बैलेंस शीट की ओर ना भाग जाएं, बल्कि परिवार समृद्ध कितने हुए इस आधार पर लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उसका काम ये है कि जब मेरे खेत में 10 फसल पैदा हुई तो हल्दी का प्रोसेसिंग कहाँ होगा, यही होगा। गन्ने से गुड़ कहाँ बनेगा, यही बनेगा। हमारा अलसी का पैकेजिंग होगा, अलसी का कहीं वैल्यू एडिशन होगा। तो खेत में जो चीज़ें पैदा हुई और 100-200 किसानों के बीच में पैदा हुई तो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा एक बड़ा उद्योग स्थापित हुआ। वो बीज उत्पादन से लेकर फसल उत्पादन से लेकर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के रास्ते तक जाएगा। किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। जो किसान आज 1 लाख रुपए एकड़ से निकाल रहा है वो 5 लाख रुपए निकालेगा। तो ये कोई बाजीगरी नहीं है, ये तमाशा भी नहीं है, ये क्या एक सिस्टम है। हम वैल्यू एडिशन के जरिए आगे जाएंगे। जो जिस वजह से आजकल कोल्ड चेन मैनेजमेंट, बहुत सारे एक मैनेजमेंट बताए जाते हैं, वो सब यही है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो इनपुट कॉस्ट हो वो कम से कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी के साथ जुड़ जाए और हमारा वैल्यू एडिशन हो जाए। तो इससे देश की भी आमदनी बढ़ेगी, किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। ये मुद्दा इसमें था। बहुत बढ़िया जी। सर, एक मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आप सहअस्तित्व की बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, बट
क्यों ज़रूरत है? मतलब मैं एज ए ह्यूमन तो नहीं बिल्कुल क्योंकि सब प्रतिस्पर्धा होती है, ह्यूमंस की एक वो नेचर है कि मेरे को आगे निकलना है, मेरे को क्यों देखना है कि सबका को एग्जिस्टेंस साथ में चले, प्रकृति। और जब मैं कहता हूँ कि मैं, तो इसी तरह से सोच रहे होते हैं, बट इसको थोड़ा सा, इसकी क्यों ये हमारे लिए उपयोगी है, क्यों इसकी ज़रूरत है, और क्यों हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मेरे को आप बताइए। हाँ देखिए, बड़ी सुंदर बात है कि हमने व्यक्तिवादी विकास के आधार पर और आधुनिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर अपनी बहुत सारी मान्यताओं के साथ, कल्पनाओं के साथ धरती के बारे में सोचा है। सोचने में स्वतंत्रता है सबको जी। हम ईश्वर व्यवस्था है ऐसा भी एक सोच सकते हैं जी। ईश्वर ने व्यवस्था को बनाया है ऐसा भी सोच सकते हैं जी। तो इसी सोच के आधार पर वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, सही क्या है, शुभ क्या है, और उसकी डेफिनेशन सभी के लिए क्या हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में दौड़ती रहीं। अच्छा। और एक बड़ी बात तो बार बार कौंध करती थी कि सभी व्यक्ति सही जीना चाहते हैं, लेकिन सही की तो कोई परिभाषा है नहीं। हम जन्म से ही हमको बताया जाता है कि सत्य बोलो, लेकिन सत्य की तो कोई परिभाषा है नहीं। हमको बताया जाता है कि हमेशा न्यायपूर्वक जियो, लेकिन न्यायपूर्वक जीना तो हुआ नहीं। सारी मानव जाति कहीं ना कहीं गलती, अपराध, युद्ध की तरफ भाग रही है। तो फिर हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये विरोधाभास बराबर दिखता है। इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ भी हमारी ज़िंदगी का भी सफ़र चलता रहा। अच्छा। ये सवाल ऐसे थे कि जब हम सवाल किसी से पूछते थे तो वो लोग तो कहते थे कि तुम तो तार्किक हो, अर्थात तुम बिना सर पैर के सवाल करते थे। हमको ये लगता था कि मैंने बहुत सहज भाव से ये पूछा है कि मैं सही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन सही की कोई परिभाषा कैसे जियो उसको, उसका कोई तरीका, परिभाषा कुछ तो हो। अब जब मैं ये पूछता हूँ तो बस जैसे दुनिया जी रही है ऐसे जियो। अब जैसे दुनिया जी रही है वो मुझे स्वीकार नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं वैज्ञानिक होते हुए भी, एक पढ़ा लिखा, एक आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भी मैं आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़ा रहा। अच्छा। आर्य समाज, शांति कुंज हरिद्वार, और भी बहुत सारी चीज़, नाम देना तो एक लंबी सूची है। जी जी जी। लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता था, क्योंकि अंत में जाकर सभी प्रश्नों के उत्तर कहीं ना कहीं ईश्वर केंद्रित होते थे, और जब ईश्वर को जानने की बात आती थी तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तो भी सबकी डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन अलग थी। कोई साकार के रूप में देखो, निराकार के रूप में देखो, व्यापक के रूप में देखो, कण कण में देखो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उनका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनसे मेरे मानसिकता में क्या परिवर्तन होगा, उनसे मेरा आचरण कैसे निश्चित होगा, मेरी भाषा में संतुलन कैसे आएगा, ये तो कुछ हो नहीं रहा। मैं परिवारों में जीता हूँ, वहाँ भी कलह है, समाज में जाता हूँ वहाँ भी अव्यवस्था है, विरोध है, अराजकता है, प्रकृति के साथ जीता हूँ वहाँ भी कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही। तो ऐसे करते करते बहुत सारे सवालों का की जिज्ञासा में एक दिन बहुत पीड़ा से एक संकेत आया कि मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद के नाम से एक प्रस्ताव धरती पर आया है। उसमें अमरकंटक की पहाड़ियों में किसी व्यक्ति के द्वारा एक साधना हुई। उनका नाम था पूज्य श्री अग्रहार नागराज, और उनके बारे में मुझे किसी ने बताया कि वहाँ यदि आप जाओ तो आपके मन के सवाल शांत होंगे। अच्छा। तो सवाल मेरे नहीं थे, सवाल तो सभी के लोगों के थे जी। तो हम उस जिज्ञासा में उनके पास गए जी। उनके पास जाने के बाद में बड़ी एक सुंदर घटना सामने आई कि हमने जो सवाल पहले उनके सामने रखे, क्योंकि हमको कई बार डर लगता था कि कई बार बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक होते हैं, दूसरे के मन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर भी ऐसी ऐसी कल्पनाएं थी जी। तो हमने बहुत सतर्कता के साथ में उनसे सवाल पूछे, और उनके जो उत्तर देने की शैली थी बहुत सरल थी। अच्छा। जैसे मैंने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा कि मैं सही जीना चाहता हूँ, तो सही का क्या कोई परिभाषा होगी? तो उन्होंने कहा कि जिसमें स्वीकृति और उसकी निरंतरता बनी रहती है। मुझे भी स्वीकार हो, सभी मनुष्यों को स्वीकार हो, सभी काल में स्वीकार हो, सभी उसको समझ सकते हों, सभी उसमें जी सकते हों, ऐसी जो वस्तु हैं, ऐसी जो वास्तविकताएं, वो सब सही है। अच्छा।
तो अब एक 2-3 लाइन के अंदर कुछ बात बोलकर किसी व्यक्ति ने हमारी जिज्ञासा को एक तरीके से ऐसा कर दिया जैसे आग पर पानी डल गया हो। बात तो ठीक है भाई, सभी काल में हो, सभी के लिए एक समान हो, सभी समझ सकते हो, सभी जी सकते हो, तो सही हो गया। ये उत्तर मिलने से हमको बहुत खुशी हुई। फिर ऐसे बहुत सारे सवाल थे, हमारी एक डायरी थी पूरी, वो डायरी में से सवाल निकलते गए, हम पूछते गए। तो वहाँ आपने जो मेरे से पूछा है उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। सहअस्तित्व क्या है? तो सहअस्तित्व का जो मूल सूत्र है वो है व्यापक ऊर्जा में संपूर्ण प्रकृति संप्रक्त है। कितने शब्द हैं? व्यापक ऊर्जा में संपूर्ण प्रकृति संप्रक्त है। ओके, संपूर्ण पदार्थ संप्रक्त है। ठीक है। अर्थात पदार्थ एक अलग वस्तु है, हाँ, और व्यापक एक अलग वस्तु है। जो व्यापक है वो ऊर्जा है, उसमें क्रिया नहीं है, उसको हम व्यापक के रूप में समझ सकते हैं। उसमें कोई भी वस्तु को हम पारगामिता के साथ समझ सकते हैं, पारदर्शिता के साथ समझ सकते हैं। मतलब मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, इसमें व्यापक का कोई अवरोध नहीं है। ये ग्रह पिंड घूम रहे हैं, एक धरती के साथ अनेक ग्रह गोल घूम रहे हैं, उसमें किसी का विरोध नहीं है। किसी ने उनकी चाबी नहीं लगाई हुई कि इस समय पर लगेंगे। वो ऊर्जा में होने से गतिशील है। तो ये एक व्यापक का एक बहुत सुंदर सूत्र दिया कि व्यापक ऊर्जा है, ऊर्जा में होने से पदार्थ ऊर्जित हुआ, ऊर्जित होने से क्रियाशील हुआ, क्रियाशील होने से आचरण में नियंत्रित हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं व्यवस्था सहज निरंतरता। व्यवस्था बन गई। व्यवस्था सहज निरंतरता। अब व्यवस्था क्या चीज है? एक इकाई अपने मूल आचरण में क्रियाशील है। जब मैं इकाई को देखता हूं तो वो रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ दिखती है। रूप गुण तो हमारी आंखों में भी आ जाता है, यंत्र की पकड़ में भी आ जाता है, लेकिन स्वभाव धर्म तो नहीं पता। यहाँ से समझ का सिलसिला शुरू हुआ। अर्थात इकाई में व्यवस्था है, ये समझ में आती है। इकाई में धर्म है, उसका धर्म क्या है? व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था को बनाकर रखना, ये उसमें नियम है, उसमें व्यवस्था है, ये समझ में आता है। इससे पता लगा कि हम व्यवस्था को इंद्रियों से नहीं समझ सकते, गणित से नहीं समझ सकते, यंत्र से नहीं नाप सकते, वो केवल समझ में आता है। जैसे आपके और मेरे बीच में कितना विश्वास है, ये कोई मशीन से पकड़ा जाएगा क्या? नहीं। लेकिन जब ये भाव के रूप में कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाए और इसकी परिभाषा निश्चित हो जाए कि विश्वास, आपने भी वही परिभाषा स्वीकारी, मैंने भी वही परिभाषा स्वीकारी, और धरती के करोड़ों लोगों ने वही परिभाषा स्वीकारी, तो लोगों में विश्वास का आधार तय होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो हमने क्या है, हमारे पास बहुत सारे बोलने के लिए सुंदर शब्द हैं, उनकी परिभाषा नहीं है। तो सहअस्तित्व उनको परिभाषा देता है। परिभाषा कैसे होती है? हम शब्द से वस्तु के अर्थ को देखते हैं। जैसे प्यास लगी, तो प्यास के लिए मैंने पानी को पहचाना है। तो जब मैं बोलता हूँ तो मुझे अर्थ भी समझ में आता है, पानी भी समझ में आता है। तो अर्थ सहित वस्तु को देखना, ये शब्द की सार्थकता हो गई। मतलब बोलना सार्थक कब हुआ? मैंने बोला और आपने उसका अर्थ समझ लिया और वो वस्तु सामने आ गई। करेक्ट। तो बोलना सार्थक हो गया। करेक्ट। अब मैंने बोला, आपको उसकी ना तो परिभाषा ही पकड़ में आई, ना वस्तु ही पकड़ में आई, ना अर्थ ही पकड़ में आया। करेक्ट। सुनने में अच्छा लगा। इसका मतलब बोलने में तो अच्छा है, जीने लायक नहीं है। तो सहअस्तित्व जितना बोलने में अच्छा है, उससे ज्यादा जीने में सुखद है, और उससे परंपरा के लिए सुखद है, क्योंकि इसमें सूचना नहीं है, इसमें विशेषज्ञता नहीं है, इसमें ज्ञान है। और इसको क्यों छोड़ता चला गया? मतलब छोड़ा नहीं चला, ये मानव जाति के सामने ही नहीं आया। ये मैं सुंदर बात कह रहा हूँ। हम हमारे पूर्वजों की कृतज्ञता में भारत में ये अनुसंधान हुआ है। समझा नहीं उसको। नहीं, मैं इसको ये ऐसा कहूँगा कि इन शब्दों से कई बार कटाक्ष हो जाता है। अच्छा। लेकिन ध्यान ये देना है कि हमारी ऋषि परंपरा में साधना विधि से इसको देखा गया। अच्छा। जैसे समाधि में जाकर कुछ सत्य हमको मिलेगा, समाधि में जाने से हमको भ्रम से मुक्ति मिलेगी, या शरीर परंपरा से मुक्ति मिलेगी, जो भी मान्यताएं हैं, उसके लिए मानव जाति ने प्रयास किया। उस अनुसंधान में ईश्वर भी एक वस्तु माना गया, आत्मा भी एक वस्तु माना गया, मन भी एक वस्तु माना गया, शरीर को भी माना गया। ये सब मान्यताएं थी, लेकिन इन मान्यताओं में इनको अलग अलग देखने की कोई परिभाषाएं नहीं थी।
कि वस्तु रूप में ये अलग अलग कैसे दिखाई दें। जैसे मन की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, मन चंचल है, अब क्या परिभाषा देंगे। तो ऐसी स्थिति में यह क्या हुआ कि साधना विधि से संपूर्ण अस्तित्व को इस तरीके से देख लिया गया कि अब उसका अध्ययन कराया जा सकता है, अर्थात उनको क्रम से जोड़कर चीजों को दिखाया जा सकता है। इसलिए इस दर्शन की ये महिमा है कि ये साधना विधि से और सरल हो गया और अध्ययन विधि में अब हम सत्य को, शुभ को, संकल्प को, ईमानदारी को, निष्ठा को, न्याय को, मूल्यों को समझ सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम विज्ञान विधि से एक बच्चे को वैज्ञानिक बना देते हैं, तो अब हम मूल्यों को समझाकर एक व्यक्ति को मानव बना सकते हैं। ये इसलिए सरल हो गया। तो अनुसंधान विधि अध्ययन विधि से मानव के लिए उपलब्ध हो गई। अनुसंधान क्या है? व्यवस्था के अर्थ में। शोध क्या करना है? व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए अब हमको क्या करना है। तो मानव के विचार में अब वस्तु आ जाएगी, तो उसके बोलने में भी वस्तु आ जाएगी, उसके करने में भी वस्तु आ जाएगी। जब विचार में ही वस्तु नहीं आई तो बोलेंगे क्या? तो अभी तक क्या संकट था? अब तक विचार में कुछ और है, बोलने में कुछ और है, करने में कुछ और है। तो मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद का एक बहुत बड़ा उपकार हुआ, और मैं तो इसको सौभाग्य के रूप में देखता हूँ कि ये कोई दर्शन नहीं बल्कि ये वास्तविकता है जो मानव के लिए सहज उपलब्ध है। क्योंकि ऐसे शब्द बोलने से लोगों को लगता है कोई अलग से नई उत्पत्ति हो गई। ये नई उत्पत्ति नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते करते उनके साधना का फल बढ़ते बढ़ते भारत में एक नई बात का उजागर हुआ, और ये सभी पूर्वजों के प्रति इसमें कृतज्ञता भी बनती है। ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। अब ये मानव जाति को उपलब्ध है। मुझे सौभाग्य मिला, मैं उनसे मिला, एक लंबे समय तक उनके सानिध्य में भी रहा, आता जाता रहा, खेती में प्रयोग कर रहा, क्योंकि मैं प्रयोगशील बच्ची था। तो मैंने जब इस चीज़ को प्रकृति के साथ जी कर देखा, मनुष्य के साथ जी कर देखा, खुद में जी कर देखा, तो मुझे लगा इससे बढ़िया सौभाग्य की बात नहीं। तो मैं आपको भी इसके लिए शुभकामना करता हूं कि आपने ये सवाल पूछा, और मैं अंत में इसकी समरी कर देता हूं कि इस वक्त ईश्वर कर्ता नहीं है, क्रिया नहीं है, वो व्यापक ऊर्जा है। व्यापक ऊर्जा होने से पदार्थ ऊर्जित होता है, और ऊर्जित होकर ये परमाणु अपने विकास क्रम व्यवस्था में एक स्वरूप में जाता है, जहाँ पर ये अंशों का लेन देन बंद कर देता था, भौतिक रासायनिक क्रिया से मुक्त हो जाता, और दूसरा परमाणु भौतिक रासायनिक क्रिया में शरीर परंपरा तक आता है। इसको पूरे को अध्ययन विधि से समझ में आता है। तो इसमें बड़ा उपकार ये है कि मानव जाति के जितने भी सवाल हैं उनके उत्तर हैं। अभी मानव जाति सवालों के घेरे में फंसी है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम सवाल ही सवाल दागते रहते हैं, निकलता कुछ है नहीं। तो अब संवाद के लिए बातचीत धरती पर उपलब्ध हो गई है। इस प्रस्ताव की ये महिमा है। अच्छा, धन्यवाद सर जी।